हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेजर ब्रिजेस की जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें एक 24 मीटर स्पान कंपोजिट गर्डर है और एक ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का गर्डर है। सबसे पहले हम स्पान 24 मीटर का जो स्पान का कंपोजिट गर्डर है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या ड्राइंग दिख रहा है इसको एलिवेशन बोलते हैं। ये एलिवेशन के लिए ड्राइंग यूज़ करते हैं क्योंकि एलिवेशन से हमें एक डायमेंशन निकल कर आएगा, वो है हाइट या डेप्थ। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो भी पोर्शन आ रहे हैं, जैसा पाइल आ रहा है, पाइल कैप आ रहा है या पियर आ रहा है, पियर कैप आ रहा है, रेल सीट है, अबटमेंट है, इन सब का हमको एलिवेशन में हाइट का डायमेंशन मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें नीचे की ओर टेबल्स दी हैं कि रेल का टॉप लेवल क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, उस किस पर्टिकुलर चेनेज में ये हमको वर्क करना है। साथ में इसके बाद यहाँ पर हमको प्लान दिया है, प्लान या टॉप व्यू। टॉप व्यू में हम दो चीज़ें देखते हैं। किसी भी ड्राइंग के टॉप व्यू में हमें दो चीज़ें दिखेंगी, उसका जो लेंथ क्या है अकॉर्डिंग टू ट्रैक। अगर हम रेलवे में बात करें तो अलोंग द अलाइनमेंट अगर हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं तो ट्रांसफर जो अलाइनमेंट होगा वो उसका विड्थ हो जाएगा। तो क्या विड्थ है क्या लेंथ है उस पर्टिकुलर डेटा में, वो हमें प्लान में दिखाई देगा। सो अगर हमको लेंथ और विड्थ चाहिए तो हमें प्लान देखना है, और अगर हाइट या डेप्थ चाहिए तो हमको एलिवेशन देखना है। So these are the two basic things of drawings, how to read drawings, okay? And we need to collect the data, particularly when we have to calculate the volume. So we have to find out the three dimension, means length, breadth and depth. So when we calculating volume, firstly we have to go with elevation. In elevation we found depth of all portions, and secondary we go to plan, and in plan we found another dimensions like length and width, okay? So सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन है मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये वाला जो पोर्शन है, ये टाइप नहीं वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ये एक डेक स्लैब है। ये जो जहाँ पर एक कील्स आ रही है, हाँ कील्स है, और ये पर्टिकुलर हम इसे सुपर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और बोलते ही हैं। जैसा कि इसमें जो डायमेंशन आ रहा है 3274 mm का है। व्हाट हैपेंस, ओके, 3274 mm का है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि कंपोजिट स्टील गर्डर, कंपोजिट क्यों बोल रहे हैं, कंपोजिट इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्टील के गर्डर हैं उसके ऊपर हमने डेक स्लैब को अरेंज किया है। अब डेक स्लैब जो है वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, रेनफोर्समेंट है उसमें। अब कंक्रीट में कंक्रीट रेनफोर्समेंट प्लस स्ट्रक्चरल स्टील तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको 24 मीटर का स्पान है इसलिए 24 मीटर कंपोजिट गर्डर है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट थिंग इज कि कंपोजिट गर्डर सबसे पहले डेक स्लैब, फिर कंपोज स्टील गर्डर, गर्डर के नीचे उसको हम अरेंज करते हैं इलास्टोमेरिक बेयरिंग से, जो कि ये सेटअप दिखाती है। अब उसके नीचे होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जिस पर इलास्टोमेरिक बेयरिंग को अरेंज करते हैं। उसके बाद आता है पियर कैप। पियर कैप क्या होता है, जो डेक स्लैब, कंपोजिट गर्डर और का जो वेट है वो पियर कैप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पियर कैप में डिस्ट्रीब्यूट के बाद ये पियर से सीधा फाउंडेशन में जाता है। फाउंडेशन मीन्स जो पाइल कैप का स्ट्रक्चर है ये नीचे जो दिया है, और पाइल से डिस्ट्रीब्यूट होकर सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक लोड का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड है कि कैसे ऊपर से लोड आकर ये नीचे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया पैड, ब्रैकेट्स एंड पियर कैप। पियर कैप के बाद ये 2750 का ये जो पियर कैप का क्या है, अगर हम इसे अलोंग द ट्रैक लेके चलें तो पियर कैप का इसे हम लेंथ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका डेप्थ क्या आ रहा है, राइट साइड में पियर कैप का जो डेप्थ है वो 1650 है, एंड फॉर अनदर सेटअप, एंड 2150 फॉर अनदर सेटअप, ओके, फॉर लेफ्ट हैंड साइड सेटअप। तो बेसिकली ये डिसाइड होता है कि कैसा किस पर इंजीनियरिंग है और कितना लोड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद ये 2 मीटर का या 2000 mm का पियर का क्या है, डाया है। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि इसका साइज़ कैसा होगा इस पर पियर का, तो उसके लिए हमको प्लान देखना है। प्लान में ये हमें दिख जाएगा, ये देखिए प्लान में ये दिख रहा है। अगर हमें किसी भी चीज़ का डायमेंशन देखना है तो हमको प्लान में जाना है। प्लान में जाकर हम देख पाएंगे कि वो पर्टिकुलर उसका कैसा डायमेंशन आ रहा है। अभी जैसे इस केस में ये कुछ इशू हो गया, अभी क्लियर हो जाएगा। इस केस में ये देखिए सर्कुलर है, और जो पाइल कैप ये आ रहा है ना 4500 एंड 7500 का ये पाइल कैप का डायमेंशन है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको डायमेंशन चेक करना है, लेंथ या विड्थ कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमको प्लान में आकर उसका अरेंजमेंट देखना है। तो हमें प्लान में लेंथ विड्थ के साथ साथ उसका डायमेंशन किस टाइप का है वो भी दिखेगा। तो ये पियर जो है 2000 mm का, इसका डायमेंशन कैसा है, सर्कुलर पियर। अब सर्कुलर पियर है। अब इसका टोटल, अगर हमें टोटल डेप्थ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर चैनेजेस दिए हुए रहते हैं। चैनेजेस के साथ साथ रेल का टॉप लेवल दिया हुआ है, और चैनेजेस हमको बताता है किस पोजीशन में ये पियर बनाना है। पर्टिकुलर ट्रैक्स में क्या होता है, एक चैनेजेस के साथ वर्क चलता है कि 3000 मीटर से फिर 325 मीटर पे बनाना है या 3500 मीटर पे बनाना है, इसका एक चैनेज होता है। साथ में ये ग्राउंड लेवल दिया है एंड रेल का टॉप लेवल दिया है। अब ग्राउंड लेवल से रेल का टॉप लेवल है, तो थ्रू आउट द एंड टू एंड डिस्टेंस हमको मिल गई। मतलब कैसे, 92.169 में 77.918 अगर हम माइनस करेंगे तो हमको टोटल थ्रू आउट द, जैसे ये ग्रीन एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल क्या है, ये ग्रीन डॉट है। अब ग्रीन डॉट में ये हमारा रेल 77.918 ये दिए रखा है, ठीक है। 77.918 ग्राउंड लेवल दिया है। अब ग्राउंड लेवल के साथ अब हमको जाना है, और इसका रेल का टॉप लेवल क्या दिया 92.169। अगर 92.169 में माइनस कर दे 77.918, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डेप्थ मिल जाए। अब क्या है, आरएल जो है वो फाउंडेशन का पाइल कैप जो है, पाइल कैप के टॉप लेयर से कंसीडर कर रहा है। तो 77 मीटर ये है और 92.169 मीटर वो है। तो मतलब क्या हुआ कि 12.169 वो और 15.169 का ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेप्थ हो गया। ओके, अब अगर इसमें हमको पियर का हाइट चाहिए, पियर का डेप्थ या पियर का हाइट चाहिए, तो जैसे ही हमने बोला 15.169 टोटल है, तो उस 15.169 में 3.274 माइनस कर दिया, उसके बाद 2150 माइनस कर दिया, तो हमको पेयर का डेप्थ मिल गया। तो हमें ऐसे पेयर का डेप्थ कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन के लिए हम बाद में बात करेंगे कि कैसे करना है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या पोर्शन होते हैं। इसके बाद पेयर का जो पूरा लोड ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पाइल कैप में जाएगा। ये जो टॉप में जो दिख रहा है ये बॉक्स, ये पाइल कैप है। अब पाइल कैप से जो भी उसका लोड आएगा वो पाइल्स के थ्रू सॉइल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका जो प्लान है वो क्या क्या कितने पाइल्स हैं उसमें, वो हमें प्लान में ही देखा जा सकता है। तो इसके लिए 1 2 3 इसमें टोटल 6 पाइल हैं, पाइल कैप से सेटअप है, ठीक है। और इसमें डायमेंशंस भी दिया रहता है। फ़िलहाल इसमें अभी 750 mm का यहाँ से सेंटर से लेके एंड टू एंड डिस्टेंस है। ओके, सो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा प्लान हो गया। अब हम एक बार थोड़ा सा राउंड अप कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये हमारा एक कंपोजिट स्टील गर्डर हो गया 24 मीटर का। इसके बाद है स्टील्ड, जो ट्रस टाइप का स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, ये है 78.8 सेंटर टू सेंटर का। ओके, नाउ ये जो सेटअप था 32.450 ओवरऑल और 32.6
6 का सेंटर टू सेंटर ऑफ पियर चलता है। Now, सबका सेम केस है कि यहाँ पर लोड आएगा डेक स्लैब से, डेक स्लैब से कंपोजिट गर्डर हैंडल करेगा, कंपोजिट गर्डर से पियर कैप में आएगा, पियर कैप से पियर में आएगा, पियर से पाइल में, और पाइल से हमारा किस में चला जाएगा, सॉइल में। ओके, एंड ये हो गया ऊपर का एलिवेशन वाला ड्राइंग। नेक्स्ट इज ए टेबल की पर्टिकुलर चैनेज क्या दर्शा रहा है, उसका पोजीशन ग्राउंड लेवल में एक हम पर्टिकुलर RL या रिड्यूस लेवल लेके चलते हैं कि किस एक बेंचमार्क से वो कितना ऊपर है कितना नीचे है वो बता रहा है, और रेल का टॉप लेवल हम एज अ फॉर्मेशन लेवल मानकर चलते हैं। इसके बाद ये हमारा प्लान हो गया। प्लान में हमको 2 डायमेंशन मिलेंगे, ठीक है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, एंड किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज ये भी प्लान है, बट ये टॉप लेवल पे जो रेल लेवल है उसका प्लान है कि कैसे उसका सीटिंग अरेंजमेंट है, पियर कैप कैसा है, और पर्टिकुलर जो स्टील का फ्रेम है या गर्डर है उसको हमने कैसे अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स गो थ्रू करेंगे। जैसे वहाँ पर डायमेंशंस नहीं दिया था, बट यहाँ पर देखिए 2000 mm का पियर दिया हुआ है और 1000 mm का पाइल दिया हुआ है। तो प्लान एट पियर लोकेशन P1 एंड P4 के लिए, मतलब उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया कि P1 क्या था, P4 क्या था, उसके लिए ये ड्राइंग हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज सेक्शनल प्लान। सेक्शनल प्लान में हमको यहाँ पर बताया गया कि पियर के ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा, बेयरिंग क्या है, और ये बेयरिंग का क्रॉस सेक्शन है, सभी का डायमेंशंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैं पियर कैप बता रहा था उसका पूरा फुल डायमेंशन दिया हुआ है, और ये पियर है, उसके ऊपर ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, इलास्टोमेरिक बेयरिंग कैसे इसमें अरेंज करेगी, और डेक स्लैब है और साथ में गर्डर है। और यहाँ पर RDSO ड्राइंग का नंबर भी दिया हुआ है कि किस RDSO ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये OHE मास्ट का ट्रैक है, ये OHE मास्ट है। इसमें जो केबल है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो केबल लगा होता है, जब भी आपने ट्रैक में देखा होगा जिससे कारण रेल मूव करती है ट्रैक पे, तो ये OHE मास्ट है, और उसका ये OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम है। और जो बेसिकली इस पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद पूरा लोड हमें ट्रांसमिट हो रहा है उसके पियर कैप में, पियर कैप के बाद है पियर में, एंड पियर के बाद पाइल कैप में, पाइल कैप के बाद पाइल्स में, पाइल के थ्रू हमारा सॉइल में डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये है सॉइल प्रोफाइल, मतलब जियो टेक्निकल डेटा रिपोर्ट। इसमें हर एक पर्टिकुलर जहाँ पर भी हमको पियर्स या फाउंडेशन डालना है उसके लिए BH मीन्स होता है बोरहोल, BH 9, 10, 11, 12। इसके बाद इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिससे हमें उस पर्टिकुलर जहाँ पर भी BH बोरहोल हुआ है उसका एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट इज ये डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, GL मीन्स ग्राउंड लेवल। बोर लॉग डेटा, इसको बोर लॉग डेटा बोलते हैं। इसमें हर डेप्थ पर किस टाइप का सॉइल आ रहा है, और उस पर SPT या सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट में N वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये ग्रेस कलर सैंड सिल्ट आ रहा है, जैसा जैसा जो सैंड होगा वो फाइन टू ग्रेड की ओर जाएगा, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता चला जाएगा। मीन्स जैसे क्ले है, क्ले के बाद अगर सैंडी रॉक है तो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मतलब पार्टिकल से वाइट पार्टिकल की ओर जाने पर ग्रेड या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। तो दिस इज द होल ड्राइंग्स डेटा गिवन हेयर, एंड मोस्ट प्रोबेबली वन थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमको ड्राइंग का डिटेल्स भी दिया रहता है कि हमको किस टाइप का कंक्रीट यूज़ करना है पर्टिकुलरली, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर, लेवल्स आर इन मीटर्स। सो और किस टाइप का कंक्रीट यूज़ करना है, जैसे RCC सबस्ट्रक्चर में M45 का यूज़ करना है, RCC पाइल कैप एंड पाइल कैलकुलेशन के लिए M35, RCC डेक स्लैब में M45,
और ब्लास्ट रिटेनर के लिए AM30। ब्लास्ट रिटेनर क्या होता है कि जब हम डेक स्लैब बना लेते हैं तो उसके साइड्स में, उसके दोनों एंड्स में एक वॉल बनाते हैं जिसके कारण वो ब्लास्ट उस पर रिटेन करता है, तो उसी को ब्लास्ट रिटेनर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपांसन जॉइंट एंड ऑल डिटेल्स गिवन इन दिस ड्राइंग। जो भी उससे रिलेट कर रहा है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हो कि हमें क्या ग्रेड एज्यूम करना है, स्टील कौन सा कंसीडर करना है, किस सब स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर में या फाउंडेशन में क्या क्या कंसीडर करना है, किस टाइप का कंक्रीट लगेगा, पूरा डिटेल्स ड्राइंग में दिया रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटा है जिसमें डेक स्लैब आ रहा है, गर्डर आ रहा है, पियर कैप आ रहा है, तो ये जो गर्डर्स आ रहे हैं यहाँ तक ये सुपर स्ट्रक्चर है। फिर सब स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा पियर होता है, पियर कैप होता है। और फाउंडेशन के केस में हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाइल कैप एंड पाइल्स। दीज आर द, तो देयर आर 3 टाइप्स where we divided into categories, and first is superstructure, second is substructure, and last is foundations. So according to this we have to decided the grade of concrete quantity कि जहाँ पर लोड ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वहाँ पर हमको हाई ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, और जहाँ पर लो इम्पैक्ट है वहाँ पर हमको लो ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। So basically M45 is a higher grade of concrete, high compressive strength, and जैसे जैसे ग्रेड कम होता जाएगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।